नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीश। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान, जहां विधानसभा की कार्रवाई जारी है। हमारी सरकार प्रदेश में विकास की गति को इस प्रकार निरंतर रखकर 2023 तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में उद्योगों की अपार संभावना है। हमारा राजस्थान हर दृष्टि से समृद्धशाली है। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमारा राजस्थान समृद्धशाली है। हमारे प्रदेश में खनिज संपदा, अपार खनिज संपदा है, जिसमें हीरे भी हैं, चांदी भी है, सोडा भी है, जिंक भी है, इस प्रकार से ग्रेनाइट भी है, सोडियम भी है। इस प्रकार से हमारा राजस्थान खनिज की संपदा में समृद्धशाली है। विश्व प्रसिद्ध हमारे पास हस्तशिल्प है, हथकरघा उद्योग है, उत्कृष्ट कौशल है। राज्य में एमएसएमई योजना में रत्न आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, पत्थर उद्योग, इन सभी उद्योगों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है और सस्ती ब्याज दर के ऊपर सब्सिडी देकर के उद्योगों की स्थापना करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे राजस्थान प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग तो पनप भी रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग भी हैं। जैसे हमारे चित्तौड़ जिले में पत्थर का व्यवसाय ज्यादा है, सीमेंट का व्यवसाय ज्यादा है और इसी प्रकार से कॉपर, जिंक, चांदी और सिल्वर का काम भी है। इस प्रकार से कई उद्योग हमारे राजस्थान में लगे हुए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ पर 12.60% खनन क्षेत्र का योगदान है, 41.26% विनिर्माण का योगदान है, 13.88 विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं औद्योगिक सेवाओं का योगदान है, 32.76 निर्माण क्षेत्र का योगदान हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जिनमें एक उद्योग है मेरे भोपाल सागर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अनूपपुरा में लगा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरिबा, जो हमारी अनूपपुरा ग्राम पंचायत के अंदर स्थापित है। और वहां पर आसपास के इलाके के लोगों को रोजगार तो कम मिलता है, लेकिन प्रदूषण और पर्यावरण दूषित होने का काम ज्यादा झेलना पड़ता है। पिछले बजट सत्र में मैंने प्रश्न लगाया था राजस्व मंत्री जी के सामने और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये जो उद्योग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्होंने सरकारी चारागाह जमीन पर, किसानों की जमीन पर और रास्तों पर अवैध कब्जा करके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हम अवैध कब्जे को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बना करके 30 दिन के अंदर अंदर वहां से ये अतिक्रमण को हटा देंगे। लेकिन 8 महीने बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस कमेटी का गठन करके वहां पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करें। ये उद्योग जिंक निकालता है, उसके साथ साथ एसिड निकालता है, पर्यावरण प्रदूषण भी करता है और अंडरग्राउंड वाटर इतना खराब हो गया है, दूध और पानी को यदि मिला दिया जाए तो दूध फट जाता है और न तो उस पानी को मवेशी पी सकते हैं न लोग पी सकते हैं। और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि इधर जीवन दूभर हो जाता है और इस लेड जिंक स्मेल्टर में काम करने वाले लोगों का ब्लड में लेड की मात्रा भी अधिक आ जाती है और लेड की मात्रा अधिक आने से उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मेरा निवेदन है आपसे कि ऐसे उद्योगों पर पाबंदी लगाई जाए और पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने का काम किया जाए और आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था माननीय उद्योग मंत्री जी उनको बड़े बड़े उद्योगों को पाबंद करेंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में खाद फैक्ट्री लगी हुई है 2, जुबिलेंट खाद फैक्ट्री और सिंहपुर और गणपति खाद फैक्ट्री
निमाड़ा में लगी हुई है, वहां पर भी ऐसी स्थिति है। वहां पर भी बरसात के मौसम में वो फैक्ट्री चल जाती है और जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है और एसिड युक्त पानी फसलों पर जैसे गिरता है तो फसलें खराब हो जाती है। इनको भी पाबंद करने की आवश्यकता है और इस पर्यावरण से मुक्ति दिलाने का काम करें। मेरा विशेष रूप से उद्योग मंत्री जी से आग्रह है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र के अंदर पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त कोई भी एक बड़ा कारखाना जिसमें 1000-2000 व्यक्ति लोग काम कर सकें, ऐसा उद्योग लगाने का मेरा आग्रह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी भजन लाल जी की सरकार में आप द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि जिससे सारा काम ठीक हो जाए। मैं वन और पर्यावरण के क्षेत्र में 2-3 बातें कहता हूं। जल, जंगल और जमीन, हवा, पानी सब शुद्ध होगा तो सारा काम ठीक होगा। आज वन लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए हमारे इस राजस्थान प्रदेश की विषम परिस्थिति है। एक तरफ रेगिस्तानी इलाका है, एक तरफ अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ पठारी भाग है और एक तरफ कुछ भाग मैदानी है, उसमें पेड़ लगते हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चला करके इस वर्ष करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और इस संकल्प को जनता ने अपने मन में धारण करके इस पूरे प्रदेश में करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे कुछ 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी हमारे अनगढ़ बाजू में पधारे थे और वहां पर सांसद महोदय की पहल पर एक कार्यक्रम किया गया था सरकार का हमारा, तो उसमें एक पेड़ मां के नाम लगाने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधारे और उस समय पेड़ को देवता के रूप में मान करके पूजित किया गया और इस प्रकार से हजारों लोगों की उपस्थिति में पेड़ों का पूजन करके हजारों पेड़ उस समय और उनके हाथों से लगाने का हमने एक पुनीत कार्य किया है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। हमारे सरकार वन विभाग और सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर के पेड़ लगाने का काम करते हैं, लेकिन प्रदेश में एक दुख की बात भी है कि पेड़ों के दुश्मन भी कई हैं और पेड़ों के दुश्मन भी ऐसे हैं। पिछली सरकार के समय मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछली सरकार में जो उद्योग धंधा पनपा, पेड़ कटाई का उद्योग पनपा और इतनी मात्रा में पेड़ काटे गए, वो पेड़ काटने का काम मेरे कई बार कहने के बाद भी लगातार अनवरत रूप से चल रहा है और पेड़ों की कटाई से 2 मिनट पेड़ों की कटाई से हजारों की संख्या में पेड़ कटाई होती है और वहीं पर भट्टियां लगी हुई है, कोयला बनाया जा रहा है, खेतों पर कोयले बन रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है। मेरा निवेदन है आपसे, हमारे उद्योग मंत्री, वन मंत्री जी आपसे निवेदन है मेरा, जो पेड़ों की कटाई करने वाले ऐसे पेड़ों के दुश्मन हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राजस्थान के अंदर ऐलान हो जाना चाहिए। तो वन मंत्री जी का एक ऐलान हुआ है कि राजस्थान के अंदर किसी भी जगह पर यदि कोयला बनाने की अवैध भट्टी होगी तो उसको तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, तब जाकर के हमारी सरकार का दबदबा रहेगा और पेड़ों के दुश्मन को भी सबक मिलने का काम होगा। मैं अंत में एक निवेदन और करूंगा उद्योग मंत्री जी से, कई बार रिको क्या करता है, लिटिगेशन में पड़े हुए प्लाट जो हैं उन प्लाटों को ऑक्शन में दे दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति उसको खरीद लेता है उद्योग लगाने के लिए और हालात ये होते हैं कि वो उद्योग नहीं लगा सकता है और वो लिटिगेशन में चलता रहता है। दूसरा, धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं अपनी बात अपने जिले और अपने क्षेत्र तक सीमित रखूंगी। मैं आपके माध्यम से औद्योगिक विकास में सबसे पिछड़ा जिला झुंझुनू जिला, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। और झुंझुनू जिला औद्योगिक के अंदर क्यों पिछड़ा हुआ है, उसके बहुत से कारण हैं, उन कारणों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। ये बात सही है कि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी, कौशल, सस्ता श्रम, निवेश आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो कहा कि उद्योग के लिए सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है उसकी आधारभूत संरचना।
पानी, बिजली और कनेक्टिविटी। सभापति महोदय, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज के टाइम में भी झुंझुनू जिला आज तक जयपुर और दिल्ली जैसे महानगरों से भी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया है। 1989 के अंदर राजस्थान सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि हम लोग पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित कर सके और अच्छे उद्योग ला सके। झुंझुनू जिले में मेरा विधानसभा क्षेत्र मंडावा पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग फिल्म उद्योग वहां लगा सकते हैं, पर्यटक उद्योग को हम ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। मंडावा के अंदर बहुत बड़ी फिल्में, स्टारडम की फिल्में वहां पे शूटिंग हुई, चाहे वो बजरंग भाईजान ले लो, चाहे वो पीके हो। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि शेखावटी के अंदर फिल्म उद्योग एक सेटअप लगे ताकि फिल्म उद्योग यहां पे डेवलप हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। सभापति महोदय, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जब भी सरकार आती है, चाहे नई सरकार आती है, तो वो रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से, राजस्थान समिट के नाम से, चाहे राइजनिंग राजस्थान के नाम से उद्योगपतियों को यहां पर बुलाती है और बहुत सारे एमओयू यहां पर होते हैं। अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर राइजनिंग राजस्थान समिट 2024 हुआ, बहुत सारे निवेशक आए, एमओयू हुआ। मेरे झुंझुनू जिले में भी निवेश के लिए 157 एमओयू हुए। इन 157 एमओयू में 30 एमओयू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे, केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। 44 एमओयू ऊर्जा विभाग से संबंधित थे, जो सौर ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, और 19 एमओयू उद्योग विभाग से संबंधित थे। इन निवेशकों ने न केवल निवेश के लिए एमओयू किया, लेकिन अब सरकार इनको बेहतर सुविधा और आधारभूत ढांचा, आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध करवाए तो ये निवेश होंगे। सभापति महोदय, जो एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो 30 एमओयू हुए, वो धरातल पर कैसे उतरेंगे? शेखावटी इलाका, झुंझुनू जिला खारा पानी का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहां पानी नहीं है, और उद्योग को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी जो मांग होती है वो पानी की होती है और बिजली की होती है। अभी हमें खुशी हुई कि पिछले बजट के अंदर राजस्थान की सरकार ने यमुना जल समझौते पर बात करी। यहां पर अभी तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है झुंझुनू जिले के अंदर, फिर सिंचाई की हम लोग बात करेंगे, फिर तीसरे पायदान पर उद्योग आता है। 60 करोड़ रुपए पिछले बजट के अंदर यमुना समझौते के डीपीआर के लिए यहां पे घोषणा हुई। बड़े बड़े पोस्टर हमारे झुंझुनू जिले के अंदर लगे। भागीरथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया, हमारे जो एमपी हैं घनश्याम जी तिवारी, वो सीकर आए और बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने करा। लेकिन इस बजट के अंदर यमुना समझौते पर जीरो है, तो जब पानी उपलब्ध नहीं होएगा माननीय सभापति महोदय, तो उद्योग कैसे लगेगा? दूसरे, बिजली की उपलब्धता, आप देखें बिजली नहीं है, अभी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही, आम जनता को बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है, पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है, तो उद्योगों के लिए बिजली कैसे आएगी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमारे पास भरपूर बिजली है, तो मेरा निवेदन है, उद्योग मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे विद्युत मंत्री जी भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ पर उद्योगों के लिए बिजली की दरें बहुत ज्यादा है। जब बिजली खूब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो कम से कम हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो बिजली दर है उसको कम किया जाए, ताकि लोग यहाँ पर निवेश कर सके और अच्छे उद्योग यहाँ लगा सके, और हमारे जो बेरोजगार युवक है उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें बनाना होगा। अभी आईफा का बहुत बड़ा आयोजन हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर हुआ और बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ, उसकी सफलता के लिए मैं बधाई देना चाहूंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना यहाँ पर, हमारे परिवहन मंत्री का पेपर के अंदर वक्तव्य आया, जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी, आसपास के जो हमारे प्रदेश है वहां से गाड़ियां आ रही थी, चाहे वो यहाँ पर आईफा अवार्ड को देखने आ रही हो या कोई निवेश करने आ रहे हो, इतने चालान पकड़ पकड़ के उन गाड़ियों के करें, लाखों लाखों रुपए के। हम लोग
जब आईफा आया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि आईफा से हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारा नाम होगा, देश और दुनिया में होगा, यहाँ पर उद्योग आएंगे। उद्योग आएंगे कैसे? उनके आने से पहले तो आपने उनके चालान काट के उनके हाथ में दे दिए। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की बहुत जरूरत है उद्योग मंत्री जी, यहाँ पर जो हम लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, रेड टेपिज्म का इतना ज्यादा यहाँ पर एक एक फाइल का पीछा करना पड़ता है और उसके बाद भी जो निवेशक होता है उसको ये पता नहीं हो सकता कि मेरा उद्योग लग जाएगा और मुझे उसके बदले में रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, मैं उसमें सफल हो जाऊंगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आते तो हैं एमओयू करने, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे अधिकारियों को कह दो, ब्यूरोक्रेट्स का कह दो, चाहे हमारे सरकार का कह दो, जिस तरीके का रवैया रहता है, जिस तरीके से उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे उद्योग मंत्री यंग है, एनर्जेटिक है, हो सकता है उनकी बहुत लंबी सोच हो, वो आगे का दृश्य देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर अच्छे उद्योग आए, युवाओं को रोजगार देने की वो बात करते हैं। तो अधिकारियों की कम से कम एक मीटिंग लेके और पानी बिजली के अधिकारियों को भी आप बुलाएं, वहां पे आधारभूत संरचनाएं अगर हम मजबूत कर सकेंगे राजस्थान के अंदर, तो निश्चित तौर पर उद्योग यहाँ पर निवेश करेंगे, उद्योगपति आकर, और हम लोगों को जो राइजनिंग राजस्थान करा उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। सभापति महोदय, 2021 के बजट के अंदर मलसीसर को औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करी थी और मुझे खुशी है कि उस पे 80% काम भी उसका हो गया। 49.42 एकड़ भूमि पे ये औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है और इसमें तकरीबन 148 भूखंडों का नियोजन किया गया। मुझे नहीं पता कि जो कमेटी यहाँ पर जो अनुशंसा कमेटी जयपुर मुख्यालय में बनी, उन्होंने सिर्फ 79 भूखंडों के लिए क्यों कहा। वहां पे जो सबसे बड़ी कमी अभी रह गई है वो पानी की उपलब्धता नहीं है। उस औद्योगिक क्षेत्र के पास में ही कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का बड़ा डैम बना हुआ है। तो मैं उद्योग मंत्री से कहना चाहूंगी, मेरा निवेदन है आपसे कि उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। बहुत बड़ा क्षेत्र डेवलप हो गया, 80% से ज्यादा वहां काम हो गए। अगर आप उसको प्रायोरिटी पे लेंगे तो वहां पर भी लोग उद्योग लगाएंगे और उनकी जो भूखंड है उनकी भी आप सेल करवाएं ताकि लोग आए और उद्योग लगाएं, तो लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। 2023 में मेरा दूसरा ब्लॉक बना मंडावा ब्लॉक, उसके अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र रीको की घोषणा हुई, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। चारागाह भूमि थी, लिख के भी दिया प्रशासन ने, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर भी भूमि उपलब्ध है, चारागाह भूमि, उसके बदले में खेतड़ी और बुहाना की तरफ काफी जमीन है, आप उसके एवज के अंदर वहां पर भूमि उपलब्ध करा के और औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप कराएं ताकि वहां पे भी उद्योग, वहां पे मंत्री महोदय वहां पर फिल्म उद्योग लगने का बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसकी तरफ ध्यान दें। साउथ के अंदर फिल्म उद्योग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, महाराष्ट्र बॉम्बे में दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर बहुत शूटिंग होती है। हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। और शेखावटी के अंदर, विशेषकर मंडावा विधानसभा के अंदर जो हवेलियों के लिए बहुत प्रख्यात है, वहां पर अगर आप फिल्म उद्योग शुरू करेंगे तो बहुत आपको सफलता मिलेगी। मैं यहाँ पर हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भी विराजमान है। वैसे तो वन और पर्यावरण बोलते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होना चाहिए। हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो एक पेड़ माँ के नाम वाली बात है, तो वो आप पे भी लागू होती है। ठंडा दिमाग रखें और जब आप बोले तो हमें लगना चाहिए कि वन और पर्यावरण मंत्री बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूंगी। खेजड़ी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है और इसको राज्य वृक्ष का भी दर्जा दिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल और गैस की भूमिगत लाइनें मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में से निकली और हजारों की संख्या के अंदर खेजड़ी के जो वृक्ष थे उनको काट दिया गया। उनको काटने के बाद जो वहां के जो वन अधिकारी थे, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने उसको जलावन बता दिया। उस लकड़ी को जलावन बताने से मेरे जो किसान हैं जिनके खेतों में नुकसान हुआ, खेजड़ी के वृक्ष काटे, उनको जो मुआवजा है वो बिल्कुल ना के बराबर मिला। तो आपसे मेरी ये मांग है कि आप इसको दोबारा दिखाएं, जबकि सीकर और नागौर के अंदर उसको इमारती लकड़ी बताया। खेजड़ी की इमारती लकड़ी होती है,
सीकर और नागौर के जो वन अधिकारी थे उन्होंने उसको इमारत की लकड़ी बताया और झुंझुनू के अधिकारियों ने उसे जलावन बताया। तो मेरे जो यहाँ पर किसान हैं उनको मुआवजा कम मिला। झुंझुनू जिले के किसान को प्रति खेजड़ी 3,000 रुपए कम मिले। इसको आप संज्ञान लें इसके बारे में भी। और जो वृक्ष कटे उनके एवज के अंदर और वृक्ष लगे और खेजड़ी, क्योंकि हमारा मुख्य प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा और इसकी भी आप तह तक जाएं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ही लाइन के लिए जो वृक्ष कटे, एक ही तरीके का एक ही प्रकार का वृक्ष कटा है। सीकर और नागौर में उसकी अलग से मुआवजा राशि रही और झुंझुनू में अलग से रही। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि चालान हो रहे हैं, तो किसी भी एमओयू में ये लाइन नहीं लिखी है कि जो इन्वेस्ट करेगा उसको प्रदेश का कानून मानना नहीं पड़ेगा, ये नहीं होता है। सक्षम है, मंत्री सक्षम है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि हम निवेश बुलाना चाहते, थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम डेवलप करें। कोई मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूं। मजबूत सा दो तो मजा है। नहीं, अखबार में आया है और परिवहन मंत्री का वक्तव्य आया है उस पर, आप देख लो। श्रीमान विश्वराज सिंह जी मेवाड़। आपने मुझे मांग संख्या 45 में बात रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। वन और पर्यावरण, इन दो विषय पे इन सालों में इतनी चर्चा हो रही है कि मान लो वे कोई नया खोज हो। पर्यावरण की जो महत्वपूर्णता है हमने सदियों से माना है, लेकिन इन सालों में जो पर्यावरण को जकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी पर्यावरण की महत्वपूर्णता मानी है। फिर भी स्थिति तो यह है, खास तौर से बड़े शहरों में, कि कोई एक पेड़ भी लगाए तो चर्चे का विषय हो जाता है। वन विभाग के अनुसार 1960-61 में राजस्थान का वन क्षेत्र 39,420 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 2019-20 में 32,845.3 स्क्वायर किलोमीटर पे आ गिरा। यह अपने आप में वन विभाग की कार्यशैली बताता है। लेकिन वन क्षेत्र घटना सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, अलग भी काम होते हैं जिसके कारण वन क्षेत्र कम होता है, जो दूसरे विभागों की जिम्मेदारी है। एक मशहूर पर्यावरणविद जॉन म्योर ने ये खूब कहा है, वे भगवान ने पेड़ों को संभाला है, अकाल, बीमारी, हिमस्खलन, 1000 आंधियों और बाढ़ों से बचाया है, मगर मूर्खों से न बचा पाए। यह एक कटु शब्द है, कटु वाक्य है, लेकिन ये सच है, क्योंकि पर्यावरण के जो नुकसान पहुंचाते हैं वे आमतौर से या तो घमंड से करते हैं, अहंकार से करते हैं, या खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। और पर्यावरण ऐसी चीज है जो सबके लिए है, पर्यावरण का असर सब पे पड़ता है। तो अगर कोई पर्यावरण को अपना मान के या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो उनके लिए हम और क्या करेंगे। यह एक इत्तेफाक है कि 1960-61 से 2019-20 तक सरकार ज्यादातर विपक्ष दल की ही रही है। और हम सबको भी याद है या मालूम तो होगा कि 60-61 में बड़े शहरों में हरियाली थी और छोटे शहरों में पर्यावरण साफ था, लेकिन जो भी पर्यावरण के नीतियां थे वो तो कागज पे रह गए, जो हम आज भुगत रहे हैं। दुनिया भर में पर्यावरण के लिए नीतियां हैं जो दुनिया भर मानती है। खास तौर से है कि हमको पर्यावरण के प्रति सावधानी दिखानी चाहिए। जहां नुकसान हो रहा है वहां बंद करें, नुकसान शुरू की जगह से बंद करें, जो नुकसान कर रहा है वही भरपाई करे, वही सुधार करे। और एकीकरण की का सिद्धांत कि पर्यावरण कोई एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, सब विभागों को साथ में मिलकर पर्यावरण संभालना है। वनीकरण भी पर्यावरण का एक भाग है और इसके भी कुछ सिद्धांत है जो दुनिया भर में माने गए हैं। एक कि जहां हरियाली हो, जहां जंगल का ज्यादा नुकसान ना हो, वहीं से शुरू करें। जो स्थानीय लोग हों उनको साथ में लेके चलें। वनीकरण के साथ और भी उद्देश्य जोड़ें, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट घटाना या दूसरे पक्षी जानवरों को, पौधों को संभालना। आप जिस जगह पे शुरू करते हैं वहां पे ध्यान रखें, अगर जंगलों के बीच में करेंगे तो बेहतर होगा, जंगल जुड़ पाएंगे। आप जो पेड़ लगा रहे हैं प्रकृति के अनुसार लगाएं, वहीं के पेड़ लगाएं, बाहर से पेड़ न लाएं। अगर आपको अलग अलग पेड़ चाहिए तो भी वहीं के पेड़ लगाएं।
जिन पेड़ों पे ज्यादा ध्यान रखना पड़े वैसे पेड़ न लगाएं। आप ध्यान रखें कि जो बीज हैं, जो पौधे हैं, वो कमजोर ना हो। पहले छोटी जगह में शुरू करें, सफलता हो तो बड़ी जगह पे जाएं। और अंत में जो वनीकरण के साथ दूसरे लाभ भी जोड़ें, जैसे जो वन से जो उत्पन्न होते हैं या तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है, जहां विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। कृषि विभाग, उद्योग विभाग और राजस्व विभाग समेत कई विभागों के बारे में सवाल जवाब हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।